इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। कई दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस ने, जो नामजद आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी पुलिस, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच मामले में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास का यह मामला है, जहां पर एनकाउंटर की घटना हुई है, जहां पर मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर किया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज को गोली लगी है। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इस बीच पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें सरफराज को गोली लगी है। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। रामगोपाल मिश्रा का जो हत्यारोपी है सरफराज, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। रिंकू उर्फ सरफराज, जिसका तालिब भी उसे लोग कहा करते थे, उसका पुलिस से आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में गोली लगी है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनमें जितने 6 आरोपी हैं उनको ट्रैप किया जा सके। नेपाल में जानकारी ये मिली कि हमीद और उसके दोनों बेटे वहां पर रिश्तेदारी में भाग गए हैं। सरफराज की लगातार पूछताछ में लोकेशन पुलिस को मिल रही थी, लेकिन बराबर वो लोकेशन बदल रहा था। तो ऐसे में आज बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ लगी है। एसटीएफ का भी सहयोग रहा है। सरफराज उस तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आई है। नेपाल सीमा के पास जो हांडा बसेहरी नहर है, वहां पर ये घटना घटी है। तो जी, और दूसरे आरोपी के बारे में क्या जानकारी है जो इसी मुठभेड़ में था? जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें सरफराज के गोली लगने की खबर है। हालांकि उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में विजुअल भी हमारे पास होंगे, हम दिखा सकेंगे अपने दर्शकों को। हांडा बसेहरी नेपाल के नजदीक पड़ता है, वहां पर यह घटना घटी है। उसके साथ और भी व्यक्ति क्या शामिल था जो उसके साथ उसे नेपाल भगाने की फिराक में था। इसकी जानकारी भी अभी पुलिस थोड़ी देर में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें साझा करेगी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, सरफराज उस तालिब के गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कितनी गोलियां लगी हैं और क्या जो मुठभेड़ हुई है इसमें पुलिस वालों की तरफ भी फायरिंग की गई और क्या पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, जब आमना सामना हुआ, सरफराज ने पुलिस पर गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें सरफराज की गोली लगी है। अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां से क्या स्थिति सरफराज की है वो जानकारी मिल पाएगी। सरफराज के साथ कितने लोग और थे, क्या कोई भाग जाने में सफल रहा, इसकी भी अभी पुलिस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर बड़ी कार्रवाई बहराइच पुलिस की देखने को मिली है और एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस की इस रामगोपाल हत्याकांड। मनीष, कुल मिलाकर 6 नामजद आरोपी थे, जिसमें से 2 मुठभेड़ के दौरान, अभी आप बता रहे हैं कि एक को गोली लगी है और दूसरे के साथ क्या हुआ है उसके बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मोहम्मद हामिद भी इनके साथ था और वो क्या नेपाल भाग गया है या अभी भी उसकी लोकेशन इंडिया में? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, मोहम्मद हमीद और उसके दोनों बेटे नेपाल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए हैं। हालांकि पुलिस नेपाल में भी जो उसके रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पड़ताल की गई है। घटना के बाद ही इन दोनों की लोकेशन नहीं मिल रही, पिता पुत्रों की तीनों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, उन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन सरफराज के ठिकानों पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अभी एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ में। मनीष, सरफराज की क्या भूमिका थी हत्या में और पूरी साजिश में? जिस तरीके से पथराव किया गया था या अंदर ले जाकर घसीटकर उसको मौत के घाट उतारा गया रामगोपाल मिश्रा को, उसमें इसकी क्या भूमिका थी? देखिए विद्या, जो जानकारी मिली थी, हमीद और उसके दोनों बेटे जहां रामगोपाल उनके घर पर चढ़े थे, वहीं सरफराज भी मौके पर मौजूद था। उकसाने की कोशिश जब की जा रही थी तो सरफराज भी हथियार लेकर वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। ऐसे में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सरफराज को भी मुख्य अभियुक्त माना गया था। उसके नाम भी एफआईआर। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। सरफराज की बहन इस वक्त क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ
केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को आप सुन रहे थे, सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी। उसको ये डर लग रहा है कि उसके भाइयों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और मोहम्मद हामिद यानी कि उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच मामले में मुख्य आरोपी सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। महाराजगंज में है, रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को पहले से डर सता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी जाएगी, और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सरफराज की बहन कह रही है कि पहले से अंदेशा उनको इस बात का था कि एनकाउंटर में हत्या हो जाएगी, और अभी एनकाउंटर की भी खबर आ रही है। देखिए, को अंदेशा तो इस बात का जरूर होता है कि उसने जब अपराध किया है तो अपराध का दंड मिलेगा। बेहतर था कि उनको सरेंडर करना चाहिए था, बेहतर था कि उनको कोर्ट के समक्ष आकर के हाजिर हो जाना चाहिए था, पुलिस के साथ आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था। लेकिन नेपाल बॉर्डर भागने का प्रयास करेंगे, अपराध के साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं का हो जाना स्वाभाविक है। अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस सठे साठे समाचरित करेगी और इस तरह की गतिविधि का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरह की गतिविधि असामाजिक अराजक तत्वों के साथ मिलकर के गतिविधि करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी ये साजिश रची है, जिन लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, और ये कठोरतम कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हम कठोरतम कार्रवाई का मतलब क्या है राकेश त्रिपाठी, कि जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ गोली चलाकर एनकाउंटर में उनको घायल कर दिया जाए या उनको मौत के घाट उतार दिया जाए? नहीं, एनकाउंटर कोई जानबूझ करके नहीं होता है, एनकाउंटर आकस्मिक होता है। अगर कोई पुलिसकर्मियों को देख करके उन पर गोली चलाता है, पुलिसकर्मियों के पर हमला करने का प्रयास करता है, तो पुलिसकर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएं, वो अपराधी को काबू में करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करें, और वही आवश्यक बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो दंगाई है, जो आपराधिक तत्व है, वो पुलिस के सामने हाजिर हो जाएं, वो पुलिस के सामने आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। निश्चित तौर पर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। राकेश जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो सरफराज की बहन है और मोहम्मद हामिद की बेटी है, वो कह रही है कि उसके पति को भी उठा लिया गया, और ना पुलिस बता रही है कि उसके पति को कहां ले जाया गया, ना मीडिया में कहीं कोई खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस के हवाले से हम लोगों के पास भी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि अभी कितने लोगों को उठाया गया है एनकाउंटर में, जिस
आरोपी को गोली लगी है, उसकी हालत क्या है? क्या वो सीरियस है? उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है सरफराज को? देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अपराधियों के परिजन हमेशा इस बात को ये बार बार कहते हैं कि हमें अपराधी के संदर्भ में जानकारी नहीं है। इस बात को बार बार दोहराने का काम करते हैं कि अपराधी के साथ पुलिस कोई दुर्व्यवहार कर सकती है। बेहतर यही है कि अपराधी इस पूरे मामलों में जिसमें वांछित है वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए, वो पुलिस के सामने उपस्थित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे। ये बातें कपोल कल्पित होती है कि पुलिस ने उठा लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने जिनको भी हिरासत में लिया है उनके परिजनों को भी सूचना दी है और पुलिस ने ऑफिशियल इस बात की जानकारी भी दी है कि पुलिस ने। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, जिस बात की आशंका थी कि भाग जाएंगे ये आरोपी नेपाल की तरफ, नेपाल बॉर्डर पर ही पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और एक आरोपी जो सरफराज है उसको गोली भी लगी। उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई भारतीय जनता हर तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को गुमराह करे, चाहे प्रशासन की दृष्टि से गुमराह करे या अपने अत्याचार के कारनामों की दृष्टि से गुमराह करे या दंगों में अपने नाकारापन को छुपाने के लिए गुमराह करे। इस पूरे नाकारापन में वो व्यक्ति कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति बहाल करने की? क्या उसके पैर में गोली लगी? उसको कोई चिन्ह दिया गया है? पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है घनश्याम तिवारी, और अब सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, उनकी तलाश हो रही है और उनको अगर पता किया गया है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई है और अगर सामने से गोली चला रहे हैं तो पुलिस तो गोली चलाएगी। आपको इस बात पर एतराज है क्या? अब मेरी बात, वो व्यक्ति कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, क्या उसने इस्तीफा दिया है? एक गृह मंत्री लोगों के समय सोया रहता है और उसके बाद प्रवचन देता है। क्या देश की मीडिया उसका इस्तीफा मांग रही है? क्या इस मंच से आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा? आपकी सरकार थी तो आपके गृह मंत्रियों ने कितनी बार इस्तीफा दिया था? हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी क्राइम की बड़ी। देखिए कितनी बार, मुझे मुजफ्फरनगर की घटना याद है, मीडिया में सरेआम सड़क से उठाकर मौत के घाट उतार दिया गया था, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो कितनी बार आप लोगों के गृह मंत्री ने, जब आपकी सरकार थी और आपकी पार्टी के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था? बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बकवास कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के? अब सवाल मैंने पूछा कि आपके गृह मंत्री कभी इस्तीफा देते थे, तो आपको लग रहा है कि ये बकवास है, और आप कह रहे हैं कि पुलिस के सामने अपराधी खड़ा हो, सामने से गोली चले तो पुलिस गोली नहीं चलाए, गृह मंत्री पहले इस्तीफा दे, ये आप कह रहे हैं? आप इस्तीफा करेंगे कि इस्तीफा मांगेंगे, हाँ या नहीं? घनश्याम तिवारी, मैं कहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़िए, और मैं तो खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था पुलिस से। जब भी हमारी बात होती थी, जब भी मैं पुलिस से सवाल कर रहा था, तो मेरा सबसे पहले सवाल होता था कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ या नहीं? राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या पहले आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ेंगे? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं कि अभी गृह मंत्री को इस्तीफा देना एक बड़ा काम होगा या आरोपियों को पकड़ना बड़ा काम है? पुलिस को क्या करना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे चरण चुंबन का काम आप कीजिए अखिलेश यादव के साथ, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आरोपी को पकड़ना और आरोपी या दोषी जो हैं, जिनके खिलाफ पूरा मामला चल रहा है, जो अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़ने जा रही है, तो पुलिस को क्या, उनको अगर सामने से गोली चलती है तो उनकी आरती उतारनी चाहिए थी, फूल की माला पहनानी चाहिए थी, या सामने से गोली चलेगी तो पुलिस भी गोली चलाएगी? या पहले से आप लोगों ने सोच रखा है कि इस मामले में हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए एक पक्ष के साथ खड़ा होना है, दूसरे पक्ष के लिए कुछ नहीं बोलना है? सीधा सीधा अगर सवाल होता है तो हम कहेंगे कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, मंत्री इस्तीफा दे दे, सरकार निकम्मी है। ये एक ऐसा जवाब है समाजवादी पार्टी का जो पहले दिन से समाजवादी पार्टी दे रही है। सवाल ये नहीं है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, क्या वो पकड़ में आए हैं या नहीं आए हैं? सरफराज के बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि एक मुख्य आरोपी है। 3 मुख्य आरोपियों में से उसको पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारी है, वो घायल है, उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मेरे सहयोगी मनीष हमारे इस वक्त हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मनीष, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विद्या, जो सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है, हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था
दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल पाई है। वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी ये मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। हमीद कहां है उसकी पड़ताल भी की जा रही है। दूसरा व्यक्ति कौन था उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में पुलिस साझा करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफराज ही उस इलाके में अपना रसूख रहा करता था। उसी के घर पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसकी बंदूक से निकली गोली, हमीद के हाथ में भी जो बंदूक थी उसका भाई भी बंदूक चला रहा था, ऐसी जानकारी मिल पाई है। दोनों के हाथ में अवैध असला थे और इन्हीं में से एक जब हमीद ने गोली चलाई उससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो सरफराज का उस इलाके में लेकिन रसूख माना अभी जाता क्या हुआ था? अभी शय पुलिस से कुछ जानकारी मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है कि कैसे इनका लोकेशन ट्रेस हुआ? क्या ये भी नेपाल भागने की फिराक में थे? और क्या पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने अवैध हथियार जो इनके पास से पहले से ही मौजूद है उससे इन्होंने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, या पुलिस ने देखते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी? जैसा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, पुलिस इस मामले में जो कर रही है वो ठीक कर रही है नहीं कर रही है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए विद्या, जो जानकारी मिल पाई है, जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस की पहरेदारी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है। और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वो आरोपी है जो सराफा का काम करता था, उस इलाके में मजबूत है। महाराजगंज कस्बे में जो पूरा बाजार है वो सरफराज के इशारे पर वहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। एक तरीके से पूरी जो अगुवाई है वो सरफराज और हमीद किया करते थे और प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल इनका हुआ करता था। और उसी दखल के बदौलत उन्होंने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को अपने साथ कर लिया था। और जो घटना घटी उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के घर से गोली चली जिसके चलते रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो तस्वीरें सबने देखी और उसके बाद का आलम जो रहा जिससे प्रदेश में माहौल मुख्य आरोपी इस मामले में मनीष, सरफराज का भाई और मोहम्मद हामिद यानी कि सरफराज का पिता, जिस सरफराज को अभी गोली लगने की खबर आ रही है एनकाउंटर में, उस सरफराज के बारे में ये जानकारी है कि उसने अपने घर में पहले से ही असला छुपा कर रखा था। पहले से ही तैयारी की गई थी कि कैसे यहां से यात्रा निकलेगी तो उसको डिस्टर्ब करना है। और पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पर जानकारी दी जा चुकी है, कई बार बताया जा चुका है कि जो यात्रा वहां से निकल रही थी उस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, डीजे बंद करने के लिए कहा गया, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ।
वहां से जा रही मूर्ति पर जब पत्थरें गिर रही थी, वहां पर पत्थरबाजी जब हो रही थी, वहां पत्थर जब मूर्तियों को लग रही थी तो उससे मूर्तियों को क्षति पहुंची थी, जिससे नाराज होकर राम गोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़कर जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक झंडे को तोड़ता हुआ, हटाता हुआ नजर आ रहा है, तो उस झंडे को उसने उखाड़ दिया था और वहां भगवा झंडा उसने रख दिया था। यह दरअसल हुआ था जब मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से निकल रहे भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, तो रोष में और उसके विरोध में गोपाल मिश्रा ने वो किया जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन मनीष, अभी कुल मिलाकर जो 10 आरोपी जो नामजद हैं, माफ कीजिए 6 नामजद हैं और 4 जो अज्ञात हैं, उन सभी के बारे में क्या जानकारी मिली है? पुलिस की टीम इस वक्त क्या नेपाल बॉर्डर के आसपास इन लोगों को तलाश रही है? देखिए, कई टीम पुलिस की बनाई गई थी और एसटीएफ का सहयोग लिया गया था। एक कामयाबी मिली है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट है कि नेपाल से सटे इलाकों में ये सभी आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुफीद जगह होती है कि बहराइच से सीधे नेपाल भाग जाना, जहां पर यूपी पुलिस की जो कार्य क्षमता है बंद खत्म हो जाती है नेपाल बॉर्डर के उस पार जाकर, तो ऐसे में अपराधी उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन पुलिस का नेटवर्क बहुत मजबूत है। नेपाल भागने से पहले ही सरफराज को दबोचा गया, वो हालांकि घायल हुआ है। ऐसे ही बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कुछ लोग लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी सूचना भी है। लखनऊ के रास्ते दिल्ली एक मुफीद जगह हो सकती है जहां पर आसानी से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है। लेकिन पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। सीडीआर के जरिए, पूछताछ के जरिए कहां कहां उन्हें राहत मिल सकती है, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फैक्ट निकलकर सामने आए उनके बिना पर इन तक पहुंचने की कोशिश बहराइच पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर कर रही है। सरफराज घायल हुआ है, हालांकि जानकारी यह है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और अगर वो ठीक होता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। बाकी हमीद कहां पर है, सरफराज का भाई कहां पर है, ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं, तो उनसे भी उनके जवाब भी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन टीम अलग अलग अपना काम कर रही है एसटीएफ के सहयोग से। एटीएस की टीम भी पहले दिन पहुंची थी, उसका भी सहयोग लिया गया था और कोशिश की जा रही है कि रामगोपाल मिश्रा के जो कई टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें अलग अलग इलाकों में आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 दिनों से पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है और उसमें एक बड़ी कामयाबी आज पुलिस को मिली है जब सरफराज को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरफराज को गोली लगी है, वो नेपाल भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि उसका पिता मोहम्मद हामिद और उसका भाई नेपाल भाग चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। पुलिस ने नहीं बताया है कि वो दोनों नेपाल भाग गए हैं या अभी भी वो इंडिया में हैं, क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती रही है कि अभी उनकी नजर बनी हुई है आरोपियों पर, जो वहां उस दिन हमलावर थे, जिन्होंने हमला किया था, जो उस दिन दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस की नजर है और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मुख्य आरोपी सरफराज, जिसको मुठभेड़ में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मोहम्मद सरफराज alias रिंकू, अब्दुल हमीद and मोहम्मद अफजाल, फरहीन and मोहम्मद तालीम. The information that I have is that 2 of them have received minor injuries during shootout with the police. They have been rushed to the local hospital. A total of 5, the ones that I have named, have been arrested. Okay. So, and they are the ones who are wanted in the murder that led to this communal conflagration. Okay, sir, if you could also, Mr. Yash, if you could also confirm to us how many of these accused were there on spot, because this is a developing story. What happened in the operation? What was the information that the teams on the ground got that led to this kind of an operation near the Nepal border? I don't have the details with me because I haven't yet spoken to the officers concerned. Let me first get to them, and once I have confirmed the entire chain of events, I'll be able to clarify. Mr. Yash, just I'll one more question. How many of the accused were trying to flee? If you could just confirm that for us once again. It seems that they have all been caught together.
Okay. So they might have been trying to escape across the border. And how many of them? We are talking about 3 to 4 or 2 to 3? The information that I have is that 5 of them have been arrested. Okay, so 5 of them. That's a big that's a big breaking news update that you're giving us, sir. 5 accused who were trying to flee. They were apprehended by the teams on the ground, by the police teams on the ground, and that is when this encounter took place. Any information that you have on why the encounter took place, when they were asked to surrender? Because source-based information that we've gathered so far is that they were asked to surrender and then they opened fire. What exactly happened? If you could give us some details on the chain of events. See, I don't have the details myself because I'm yet to speak to the officers concerned. Once I have a word with them, I'll be able to give you the details. Okay, Mr. Yashin, before I let you go, you have more information about the investigation, a lot of details, and meticulously the teams of the STF are also working on the ground. Do you suspect a larger conspiracy behind what happened in Bahraich? The investigations are still on. I would not be able to comment on that. Okay. Thank you so much, Mr. Yash, for joining us. So, big breaking news. उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को आप सुन रहे थे। वो जानकारी दे रहे हैं कि 5 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरफराज के साथ साथ 4 और लोगों को पकड़ा गया है। सरफराज को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यानी कि जो 6 नामजद आरोपी थे उनमें से 5 आरोपियों को पकड़ने की जानकारी आ रही है। हालांकि अमिताभ यश कह रहे हैं कि अभी वो इस बारे में और भी जानकारी जुटाकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन नेपाल भागने की कोशिश के दौरान और इस वक्त हमारे साथ बहराइच के सीओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या जानकारी है, कितने लोगों को पकड़ा गया है और एनकाउंटर में कितने घायल हुए हैं? हेलो जी सर, हमें रवि खोकर जी, अभी जो एनकाउंटर की जानकारी मिली है उसमें कितने आरोपियों को पकड़ा गया है, कितने लोगों को गोली लगी है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? 2 हमारे अभियुक्त थे जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनको तत्काल जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और जहां पर इनका उपचार चल रहा है। बाकी जो 2 व्यक्ति हैं वो भी हमारी हिरासत में हैं और सभी वैधानिक कार्यवाही करी जा रही है। जी रवि जी, आप एनकाउंटर के दौरान वहां पर मौजूद थे। क्या पहले अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और जवाबी कार्रवाई आप लोगों को करनी पड़ी? कितने लोग वहां पर छिपे हुए थे? ये सारी चीजें वहां पर मौजूद की नहीं थी। वहां पर हमारे जो थाना प्रभारी वगैरह हैं वो मौजूद थे और उन्हीं के साथ मुठभेड़ हुई है। उसके बाद सूचना के उपरांत पहुंचे हैं तो उनके द्वारा पहले फायर किया गया है, उसके आत्मरक्षार्थ फिर पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। रवि जी, किस किस को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन पकड़ा गया है, जरा उसके बारे में जानकारी देंगे? ये 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है मोहम्मद सरफराज, सन ऑफ अब्दुल हमीद जी, और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद तालिम, सन ऑफ अब्दुल हमीद जी। तो कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है या 2 लोगों को पकड़ा गया है? थैंक यू। रवि जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2 लोगों को पकड़ा गया है कि 5 लोगों को पकड़ा गया है? अभी हमारे पास 5 लोग कस्टडी में हैं। अब्दुल हामिद के बारे में रवि जी कोई जानकारी है कि कहां पर है वो इस वक्त? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रवि खोकर, सीओ बहराइच को आप सुन रहे थे। इस एनकाउंटर के दौरान वो भी इस ऑपरेशन में मौजूद थे और पुलिस थाने की जो पुलिस थी वो टीम वहां पर मौजूद थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। जो आरोपी है उनमें से 5 लोगों को पकड़ा गया है। सरफराज जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा गया है। मोहम्मद हामिद को अभी नहीं पकड़ा गया है, जो सरफराज का पिता है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक सबसे बड़ा जो जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। लेकिन 5 लोग सरफराज के साथ जो इस मकान में छुपे हुए थे, पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग वहां छुपे हुए हैं और नेपाल भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने वहां दबिश दी। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो सामने से फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सरफराज को गोली लगी है, हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरफराज के साथ 4 और आरोपियों को पकड़ा गया है, यानी कि कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लगातार 3 दिन से पुलिस की दबिश चल रही थी। आरोपी भागे हुए थे, उनके बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही थी और अब बड़ी खबर यह है कि नेपाल बॉर्डर के पास से इन लोगों को
पकड़ा गया है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। 6 नामजद जो आरोपी हैं उनमें से 5 आरोपियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया है। इस दौरान जिन आरोपियों को गोली लगी है, जो घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, ये जानकारी हमको सीओ बहराइच जो हैं उन्होंने दी और नवभारत से उन्होंने कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस ऑपरेशन में। पुलिस पिछले 3 दिनों से रात दिन एक किए हुए थे इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। इनके लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था इनको, और आखिरकार पुलिस को जब जानकारी मिली कि ये एक मकान में छुपे हुए हैं और नेपाल भागने की फिराक में हैं, पुलिस ने वहां दबिश दी। इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें सरेंडर करने के लिए जब कहा गया तो इन्होंने सामने से फायरिंग की। जो सीओ बता रहे हैं बहराइच के, उनके मुताबिक तो सामने से जब गोली चली तो पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सरफराज घायल हुआ है। मुठभेड़ में कुल 2 आरोपी घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है जो सीओ की तरफ से दी गई है। और उनमें से एक सरफराज है जो मुख्य आरोपियों में से एक है। सरफराज के पिता, सरफराज का भाई और सरफराज 3 मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि सरफराज के घर में ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। सरफराज के घर में ही असले थे, सरफराज के घर में ही पत्थर थे, सरफराज के घर से ही शीशे की बोतलें फेंकी जा रही थी, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी यात्रा के दौरान। ये अभी तक की जो जानकारी है उसमें सबसे बड़ी जानकारी ये कि सरफराज हत्थे चढ़ गया है पुलिस के। सरफराज के साथ साथ 4 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और सरफराज को गोली लगी है और इसके साथ साथ एक और आरोपी को गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में कुल मिलाकर 2 अपराधी घायल हुए हैं, लेकिन 5 अपराधियों को पकड़ा गया है, 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जो उस दिन जिस दिन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें शामिल होने का आरोप है जिन पर। उनमें से 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मोहम्मद हामिद को अभी नहीं पकड़ा जा चुका है, जो जानकारी है पुलिस की तरफ से दी गई है, लेकिन इस दौरान 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुल मिलाकर 10 नामजद आरोपी हैं, उनमें से 5 आरोपी हाथ आ गए हैं पुलिस के, और उसमें सबसे बड़ा आरोपी सरफराज, जिसके ऊपर आरोप है कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसने गोली चलाई थी। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जरा ये जानकारी दीजिए, 5 आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है नवभारत को। अभी बात हो रही थी बहराइच सीओ से, रवि से, वो बता रहे हैं कि 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 घायल हैं, और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए विद्या, इसमें नाम बताना बहुत जरूरी है। अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, उसके 2 बेटे सरफराज और फहीम, वो भी इस मामले में शामिल थे। इसके अलावा साहिर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ननकऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और मारिफ अली, ये 6 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और 4 लोग अज्ञात थे। मतलब कुल मिलाकर 10 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में। 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, जिसमें से एक का नाम कंफर्म हुआ है, सरफराज, जो कि हमीद का बेटा है। संभावना इस बात की है कि हमीद और उसके दूसरे बेटे को भी दबोचा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस की पुष्टि होने का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि हमीद, सरफराज और दूसरा बेटा फहीम, इनको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जिन्हें पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। नहर के पास, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर छिपे हुए थे। किसी के सहयोग से वो नेपाल भागने की फिराक में थे और लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर जो एसटीएफ और बहराइच पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, उसके चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। चाहूंगा मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी है उनमें से एक सरफराज भी शामिल है इस गिरफ्तारी में। और निश्चित तौर पे जो खबरें आ रही हैं वो ये बात पता चल रही है कि इनकाउंटर किया गया है और इनकाउंटर में शायद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, ऐसी कुछ खबरें मिल रही हैं। इसकी पुष्टि अभी पुलिस ने की नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जो चीजें सामने आई हैं वो बड़ी बात है कि अगर सरकार ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रही है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, दंगे भी हो रहे हैं और हत्याएं भी हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला मौजूदा सत्ता चाहती है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सही करना चाहती है? मनोज जी, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये पुष्ट जानकारी नहीं है कि एनकाउंटर में किसी की मौत हुई है नहीं हुई है, तो आप अभी से सवाल क्यों उठा रहे हैं? पकड़ने के लिए तो पुलिस कई बार गोली चलाती है जब भाग रहे होते हैं आरोपी। तो नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकाउंटर उनका तो बड़ा पेशा है, पुराना पेशा है, लोगों को जान लेना जो पेशा है मौजूदा मुख्यमंत्री का और उनके सत्ता में बैठे उनके जितने भी
देश में किसी भी स्टेट में इतने एनकाउंटर नहीं हुए जितने योगी आदित्यनाथ के राज में एनकाउंटर हो रहा आपकी है। संवेदना राम गोपाल मिश्रा के साथ है या आपकी संवेदना उन आरोपियों के साथ है जिनको एनकाउंटर में पकड़ा गया है? मैं किसी भी आतंकी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ संवेदनाएं नहीं रखता, वो फिर कोई तालिब हो या कोई राम गोपाल मिश्रा हो। ये बात राम गोपाल मिश्रा आपको आतंकी लगता है? क्यों? किसी के मकान पे चढ़ के आप गाली दोगे, उसका गिरा दोगे, आतंक मचाओगे, गाली गलौज करोगे, इसके बाद वो आतंक नहीं और क्या है? आपको लग रहा है कि इसमें पूरी गलती, आपको लग रहा है मनोज यादव जी की इसमें पूरी गलती राम गोपाल मिश्रा की थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या कर दी गई तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, संवेदना नहीं है उसके परिवार के साथ? पूछा है आपने, अच्छा सवाल पूछा। सबसे बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ की है कि जहां हजारों लोगों की भीड़ थी वहां 4 पुलिस वाले थे। मैं राम गोपाल मिश्रा पर क्योंकि आपने सवाल उठाया तो पहले उसको आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप लोग राजनीति तो करते रहिएगा। राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है, क्या आपको लगता है कि वो आतंकी था? उसने आतंकी वारदातों की तरह किसी बात को अंजाम दिया, किसी घटना को अंजाम दिया? आपने वीडियोज नहीं देखे क्या? मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूं मनोज यादव जी, मुझे पूरी घटना की डिटेल पता है, और वहां की पुलिस ने पूरी डिटेल जो दी है वो बार बार मीडिया में चल रही है। हम कह रहे हैं आपने वीडियोस में क्या देखा? मैंने वीडियोस भी देखा, मैंने ग्राउंड जीरो जाकर रिपोर्टिंग भी की है, मैं कल रात ही लौट कर आया हूं। पहले पुलिस के मुताबिक पहले गाना बंद करवाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई, सामने से उपद्रव करने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई जिसमें दुर्गा की प्रतिमा को क्षति पहुंची, उसके बाद आक्रोश दिखाई दिया जो वहां पर भक्त साथ में चल रहे थे उस यात्रा में, और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं राम गोपाल मिश्रा आतंकवादी है। जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी आपके हिसाब से? जनता न्याय नहीं करेगी तो किसी को गोली मार देना ये न्याय है क्या? मैं कह रहा हूँ तो फिर कानून का राज कहाँ रहा? तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी की देवी देवता को क्षतिग्रस्त किया जाएगा, किसी की शोभा यात्रा को, विसर्जन यात्रा को रोका जाएगा, तो आप उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो रोकने वाले हैं, उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो अपना काम करने जा रहे थे, अपनी भक्ति में लीन थे? पत्रकार महोदय, मैं आपको बहुत संवेदना के साथ बात कह रहा हूँ। अगर आप स्वयं न्याय करना चाहते हैं किसी बात का, उसको कानून का राज नहीं कहते, उसको मोहम्मद हामिद और सरफराज ने किया वो स्वयं न्याय नहीं था। उन्होंने जो गलत किया उनको उनकी सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी, लेकिन आपकी तरफ से राम गोपाल मिश्रा आतंकवादी है। अब उनकी जो प्रक्रिया, जो उनकी क्रिया थी वो इस तरह नहीं हो सकती है। पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर इस तरह की हरकतें किसी ने की तो उसको बंद किया जाए। आप बताइए किस तरह की राजनीति है और किस तरह की आपकी संवेदना है और किस तरह की मानसिकता है मनोज यादव जी? माफी के साथ मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स की, जिस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं, और जिन लोगों ने हत्या की है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करता रहेगा। तो भाई पुलिस ने हत्या की है तो उनको भी वही कहा जाएगा? जो कानून को हाथ मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? कानून को किसने हाथ में मिलेगा उसको क्या कहा? जिन्होंने शोभा विसर्जन यात्रा को रोकने की कोशिश की उन्होंने कानून को हाथ में लिया। कानून में हाथ, तो उनको भी गलत कहा, उनको कौन जस्टिफिकेशन दे रहा भैया? मतलब आप देखिए, आप प्रवक्ता हैं मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के, और आपने कहा कि राम गोपाल मिश्रा आतंकवादी है, उसने जो किया वो आतंकवादी प्रवृत्ति थी। बिल्कुल, इसको समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान मैं मानूं? आप लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, क्या राम गोपाल मिश्रा आतंकवादी था? चिल्लाइए कम, आप सवाल का जवाब ज्यादा लीजिए, वर्डिक्ट ले लीजिए। क्या कानून को हाथ में लेना आतंकवाद की प्रवृत्ति नहीं है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, और आपके ही जवाब पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या राम गोपाल मिश्रा मनोज यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की नजर में आतंकवादी था? बिल्कुल, जो गलत काम करेगा वो गलत ही कहा जाएगा, वो चाहे राम गोपाल मिश्रा हो, चाहे कोई मोहम्मद सलमान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव कह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा आतंकवादी था, उनकी नजर में जिसकी हत्या हो गई उसके प्रति उनकी संवेदना इसलिए नहीं है क्योंकि जब उनकी विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी, उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया और रोष व्यक्त करने के लिए उसने जो हरकत की उसके बदले गोली उसको लगी है, तो संवेदना राम गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ उनकी नहीं है, उसको वो आतंकवादी मानते हैं। और एक नई जानकारी मनोज यादव दे रहे हैं कि मनीष, एक नई जानकारी मनोज यादव दे रहे हैं जो जानकारी पुलिस नहीं दे रही है, कि जो एनकाउंटर हुआ है उसमें एक आरोपी मारा भी गया है।
देखिए, अभी पुलिस के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं, दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, दोनों का उपचार चल रहा है। तो इनकाउंटर में किसी की मौत हुई है ऐसी पुलिस ने कोई जानकारी कंफर्म नहीं की है, बल्कि पुलिस का कहना है कि 2 घायल हुए हैं, गोली दोनों को लगी है और दोनों का उपचार चल रहा है। तो ये पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से बताया गया है कि 2 लोग जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है वो आरोपी थे। अब ये कमाल की बात है मनीष आरोपी पुलिस कि मीडिया को इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 आरोपी बताए जा रहे हैं कि घायल हैं, उनमें किसी की मौत हो गई है। ये किसी मीडिया की तरफ से कहीं किसी मीडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ना जानकारी है, ना मेरे सहयोगी मनीष के पास जानकारी है। जो पुलिस अधिकारी इस एनकाउंटर में शामिल था वो भी इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस की तरफ से सबसे बड़ा बयान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, जो अभी से कुछ ही मिनट पहले हमने आपको दिखाया, उन्होंने भी इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह जानकारी पहले ही हासिल कर ली है कि जो एनकाउंटर हुआ है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक आरोपी की मौत हुई है। मनीष, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर ये बहराइच से, जहां पर आज से 4 दिन पहले विजयदशमी के दिन दुर्गा यात्रा, विसर्जन यात्रा के दौरान जो हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उसमें एक युवक की मौत हुई थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, हत्या की गई थी उसकी। उसके 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक छोटा सा